मेरे जहन में ये बात थी कि कामरान तरने वाला नहीं होगा। भारतीय गॉडफादर ने उसकी और तमाम फैमिली की हिफाजत के खुफिया इंतजामात किए होंगे और मेरी अम्मी ने भी मेरी हिफाजत के सामान किए होंगे। यूं तो खतरात से खेलने वाले सभी मोहतात रहते हैं और अपने तहफ्फुज का मुकम्मल सामान करते हैं, लेकिन तकदीर भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करती है और लोग ये भूल जाते हैं कि जब तकदीर का वार चलता है तो तमाम तदबीरें धरी रह जाती हैं। कामरान अपनी कोठी में छोटी बहन आबिदा के साथ था। उसे एक कारिंदे का इंतजार था जो उसका मतलूबा माल लाने वाला था। उसकी बड़ी बहन नुदरत अपने नाना के साथ इस्लामाबाद में थी। इशरत अपने दूसरे छोटे बेटे इमरान के साथ कराची गई हुई थी। आबिदा एक बड़े से सोफे पर लेटी हुई फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उसे कह रही थी कि जो माल यहाँ आ रहा है तुम उसे पहुँचाने मेरे साथ कसूर जाओगे, वहाँ से दूसरे लोग वो माल लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। वो खामोश रहकर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगी, फिर बोली, मुझसे बुजदिली की बातें न करो, तुम खतरे की बात सोच रहे हो, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? ये क्यों नहीं सोचते कि कसूर तक हमारा सफर कितना रोमांटिक होगा? किसी भी पुलिस चौकी पर हमारी गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। तुम पुलिस के एक आला अफसर के बेटे हो, चेक करने वाले तुम्हें देखते ही सैल्यूट करेंगे। क्या कसूर में मेरे साथ रात नहीं गुजारोगे? उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर खुश होकर बोली, शाबाश, मर्द हो तो तुम्हारे जैसा। ये न सोचो खतरात से खेलना है, सोचो कि मुझसे खेलना है। अब मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगी। उसने रिसीवर रख दिया। कामरान ने नागवारी से कहा, तुम्हें पहले भी समझाया है कि जवानों को फांसने की बातें मेरे सामने न किया करो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कुछ तो शर्म क्या करो। वो बोली, कामरान, मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ, भाईजान नहीं कहती। हमारे वो हया के रिश्ते मर चुके हैं। मैं तुम्हारे सामने ऐसी बातें न करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये हकीकत बदल जाएगी कि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँचाने के लिए तन्हा बॉयफ्रेंड बदल बदल कर जाती हूँ और एक आध रात उनके साथ गुजारती हूँ? कामरान बोला, अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। आबिदा ने कहा, क्यों ना बोलूं? क्या तुम नहीं जानते कि हमारी बड़ी बहन नुदरत इस्लामाबाद में क्या करती है और हमारी माँ पर तो फिर से जवानी आ रही है? क्या तुम उनकी जवानी के किस्से नहीं जानते हो? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। शट अप। वो सोफे से उछल कर खड़ी हो गई। कामरान की तरफ उंगली उठाकर बोली, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं माल लेकर नहीं जाऊंगी और अगर माल ना पहुंचा तो तुम्हें लाखों रुपए देने वाला गॉडफादर जूते मारेगा। कामरान एक कदम पीछे हट गया। आबिदा ने कहा, जब मैं पैदा हुई तो तुम्हारी बहन थी। जब तक डैडी की मौत कार के हादसे में नहीं हुई और हम दौलतमंद रहे तब तक मैं बहन रही, लेकिन जवान होते ही दौलत कमाने के लिए मम्मी ने और आप भाइयों ने ये नहीं सोचा कि हम दोनों बहनें मनशियात की स्मगलिंग करने और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए कितने बड़े बड़े अफसरों की रातें रोशन करेंगी। वो एक सिगरेट होंठों में दबाकर उसे लाइटर से सुलगाने लगी, फिर एक कश लेकर कामरान की तरफ धुआं छोड़ते हुए बोली, अब हम रिश्तेदार नहीं हैं, सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। अगर रिश्तेदार समझोगे तो बहनों के दलाल कहलाओगे। वो सिगरेट का कश लगाते हुए वहां से चली गई। वो लाजवाब सा होकर गुस्से से तिलमिलाने लगा। उसी वक्त टीवी कम टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर एक बटन दबा दिया। साथ रखे हुए टीवी स्क्रीन पर कोठी के अहाते का आहनी गेट नजर आया। गेट के बाहर एक अजनबी हाथ में एक बड़ी सी अटैची लिए खड़ा था। कामरान ने पूछा, हेलो, कौन है? अजनबी ने कहा, मैं मिस्टर कामरान से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए मतलूबा माल लेकर आया हूँ। कामरान बोला, ठीक है, गेट खुलने का इंतजार करो। उसने फोन बंद करके एक इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी अफसर से कहा, एक शख्स माल लेकर आया है लेकिन उसने कोड वर्ड्स अदा नहीं किए। गेट खोलकर उसे अनेक्सी में ले जाओ। अपने गार्ड से कहो कि छुपकर उसे गन पॉइंट पर रखे। उसके अटैची से मतलूबा माल न निकले तो उसे गोली मार दे। टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। कामरान ने रिसीवर उठाकर बटन दबाया। टीवी स्क्रीन ऑन हो गया। वहां अहाते के आहनी गेट के बाहर उस अजनबी शख्स के अलावा एक और जवान खड़ा हुआ था। उसके हाथ में भी एक अटैची था। कामरान ने पूछा, हेलो, तुम कौन हो? उस जवान ने कोड वर्ड्स अदा किए। बोला, मैं गुलाब लाया हूँ जिन्हें इंडिया के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी पसंद करते थे। कामरान बोला, ठीक है, गेट खुलने का इंतजार करो। उसने फोन बंद करके इस बार मोबाइल फोन के जरिए सिक्योरिटी अफसर से कहा, मैं मोबाइल के जरिए इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम गेट खोलने जा रहे होगे। सिक्योरिटी अफसर बोला, जी हाँ, मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। कामरान बोला, अब उस गेट के बाहर वो शख्स है जिसके हाथ में सुर्ख रंग की अटैची है। उसने सही कोड वर्ड्स अदा किए हैं। उसे मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ। दूसरे को मेरे अगले हुक्म तक अनेक्सी में कैदी बनाकर रखो। सिक्योरिटी अफसर बोला, ऑल राइट सर, मैं उसे कैदी बनाकर रखूंगा। दूसरे को आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। कामरान ने मोबाइल को ऑफ कर दिया। फिर उसने आबिदा के कमरे में आकर कहा, आबी, वो माल लेकर आ रहा है, तुम छुपकर उसकी बातें सुनो और उस पर नजर रखो। वो बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। कामरान ने अपने बेडरूम में आकर एक अलमारी खोली। उसमें से रिवॉल्वर निकाल कर चेक किया। वो पूरी तरह लोड था। उसने उसे कोट के अंदर छुपा लिया। फिर ड्राइंग रूम में आया।
वहाँ मैं सुर्ख रंग की अटैची लेकर बैठा हुआ था। कामरान को देख कर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ आते हुए कहा, बैठो और अटैची खोलकर माल दिखाओ। मैंने अटैची को खोलते हुए कहा, इसे खोलने के लिए मेरा बैठना जरूरी नहीं है। अटैची में सबसे ऊपर रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर कामरान को निशाने पर रखते हुए कहा, मैं दुश्मन को मौका नहीं देता कि वो अपने लिबास के अंदर हाथ डाले। मैंने आगे बढ़कर उसके लिबास को टटोल कर कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकाला। वो बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चारों तरफ मौत है? मैंने कहा, मैं यहाँ मरने आया हूँ। तुम सिर्फ अपनी मौत को सामने देखो और अपने आप से पूछो, तुम्हें जिंदगी की भीख मिलेगी या नहीं। वो मुझे डराना चाहता था, फिर खुद सहम कर बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसके दोनों हाथ तुम काटना चाहते हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सहम कर बोला, तो तुम डॉक्टर आमना के बेटे हो? मैंने कहा, अम्मी तुम्हें बता चुकी थी कि मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ, मगर तुम खुद को बहुत महफूज समझ रहे थे। अब अपने सिक्योरिटी अफसर से कहो कि उस दूसरे शख्स को यहाँ ले आए। कामरान बोला, वो दूसरा कौन है? मैंने कहा, वही तुम्हारा असली आदमी है। उसके अटैची में व्हाइट पाउडर है। मेरी अम्मी के वफादारों ने उसे ट्रैप करके जान से मारने की धमकी देकर उससे कोड वर्ड्स मालूम किए थे और हुक्म दिया था कि वो कोड वर्ड्स अदा नहीं करेगा। अगर हमारे हुक्म की तामील करता रहेगा तो हम उस पर आंच नहीं आने देंगे, लिहाजा मैं उसकी सलामती चाहता हूँ। उसे यहाँ बुलाओ। कामरान ने इंटरकॉम पर सिक्योरिटी अफसर से कहा, तुमने जिसे कैदी बनाया है उसे यहाँ भेज दो। फिर वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने फौरन ही इंटरकॉम का बटन दबाकर उसे ऑफ करते हुए कहा, मुझसे चालबाजी नहीं चलेगी। इस इंटरकॉम को ऑन रख कर सिक्योरिटी अफसर को खतरे से आगाह कर रहे थे। वो बोला, मुझे गलत न समझो, मैंने तुम्हारी माँ को सिर्फ धमकी दी थी, मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा, मैं भी इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान से जिंदा सलामत निकलने के लिए तुम्हें यहाँ से गन पॉइंट पर ले जाऊंगा। कामरान बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझसे इंतकाम नहीं लोगे? मैंने कहा, तुम्हारे यकीन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कि तुमने और तुम्हारी माँ और मामू ने मेरी बहनों को भी जराइम की दलदल में धकेल दिया है। वो बहनें सोतेली सही, लेकिन मेरे बाप का खून है। इन बहनों से मेरा खून का और गैरत का रिश्ता है। क्या तुम्हारे जैसे भाई का ज़मीर कभी मलामत नहीं करता? अचानक दरवाजा खुल गया। हमने दरवाजे की तरफ देखा। आबदा हाथ में पर्स लिए खड़ी थी। कामरान ने झुंझलाकर कहा, तुम छुपकर तमाशा देख रही थी, क्या इस पर फायर नहीं कर सकती थी? वो बोली, कर सकती थी। मेरे पर्स में पिस्तौल है, मगर पिस्तौल निकाल कर गोली चलाने से पहले पूछना चाहती हूँ, किसे गोली मारूं? सगे बेगैरत भाई को या सौतेले गैरतमंद भाई को? मौत का हकदार कौन है, बेगैरत या गैरतमंद? वो गुस्से से बोला, आबी तुम्हारा दिमाग बचपन से खराब है। मैंने मम्मी को समझाया था कि तुम हमारे मिजाज के खिलाफ हो। क्या तुम मुझे गोली मारोगी? क्या तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है कि सोतेला आखिर सोतेला होता है? ये अभी हम दोनों को हलाक कर सकता है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कामरान के पीछे आकर उसकी गर्दन दबोच कर रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से लगाई। फिर कहा, सिक्योरिटी अफसर से कहो तमाम हथियार बाहर फेंक कर उस शख्स को अंदर लेकर आए। उसने बुलंद आवाज से मेरी बात दोहराई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सिक्योरिटी अफसर अपने 4 गार्ड्स के साथ खाली हाथ आया। वो दूसरा अटैची वाला शख्स भी था। मैंने सिक्योरिटी अफसर से कहा, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जरा सी चालाकी दिखाने से तुम्हारा आका हराम मौत मरेगा। मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करते रहो तो ये तुम्हें जिंदा मिलेंगे। पहली बात यह है कि यहाँ से जाओ। दूसरी बात यह है कि फोन के जरिए किसी को यहाँ के हालात मत बताना। बाहर जाकर आहनी गेट खोल दो, मेरी गाड़ियाँ अंदर आएंगी। तुम सब उन गाड़ियों से दूर रहोगे। किसी के हाथों में कोई हथियार नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे आका को यरगमाल के तौर पर ले जा रहा हूँ। इसकी जिंदा वापसी का इन्हिसार तुम्हारी समझदारी पर है। बस अब जाओ। वो अपने गार्ड्स के साथ चला गया। मैंने दूसरी अटैची वाले को कामरान का रिवॉल्वर देकर कहा, इसे निशाने पर रखो। जरा भी चालाकी दिखाए तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर गोली चला दो। उसने रिवॉल्वर लेकर कामरान को फर्श पर उकड़ू बैठने का हुक्म दिया। वो बैठ गया। मैंने मोबाइल के जरिए अपने साथी से कहा, यहाँ हालात हमारी मर्जी के मुताबिक हैं। वो दोनों गाड़ियां अहाते के अंदर ले आओ। यहाँ के गार्ड्स निहत्ते रहेंगे। मैंने फोन बंद करके आबिदा को देखा। वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा, अभी कामरान ने तुम्हें आबी कहकर मुखातिब किया था। इसका मतलब है कि तुम मेरी छोटी बहन आबिदा हो। वो मुंह फेर कर बोली, खुदा के लिए मुझे बहन न कहें। मैं जराइम की दलदल में रहकर एक गैरतमंद भाई की बहन कहलाने के लायक नहीं रही। आप कामरान से पूछ लें, मैंने कभी इस बेगैरत को भाईजान कहकर मुखातिब नहीं किया। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मैंने करीब आकर उसके सर पर आंचल रख कर कहा, तुम्हारा जो आंचल नोचा गया था, मैंने उसे मशरकी हया की अलामत बनाकर तुम्हारे सर पर रखा है। मेरी एक बात का जवाब दो, अगर मुझे गैरतमंद समझती हो तो क्या मेरे साथ रहोगी? वो एकदम से पलटकर मेरे सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें रोना चाहिए और अपने अंदर का गुबार निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ देर करना मुनासिब नहीं है।
चलो अभी आज से मेरी अम्मी को एक बेटी और मुझे एक प्यारी गुड़िया सी बहन मिल रही है। मैं उसे कोठी से लेकर बाहर आया। कामरान रिवॉल्वर के निशाने पर था। सिक्योरिटी अफसर अपने गार्ड्स के साथ दूर खड़ा हुआ था। गाड़ियां अहाते के अंदर आईं। मैंने चंगेजी को एक तरफ ले जाकर कहा, ये मेरी बहन है, इसे अम्मी के पास पहुंचा दो। मैं उन्हें फोन पर आबी के मुतालिक सब कुछ बता दूंगा। मैं दूसरी गाड़ी में कामरान को ले जा रहा हूँ। फिर मैंने आबी के सर पर हाथ रख कर कहा, तुम अम्मी के पास जाओ, उनके पास हमेशा खुश रहोगी। वो चंगेजी के साथ कार में बैठकर चली गई। मैंने मोबाइल के जरिए अम्मी से राब्ता किया। उन्होंने पूछा, खैरियत? मैंने कहा, अम्मी, खुदा के बाद आपका साया सर पर है, फिर खैरियत कैसे ना होगी। मैंने आबिदा उर्फ आबी को अपनी बहन बनाया है और उसे आपकी बेटी बनाकर भेज रहा हूँ। वो आपके साथ रहेगी। मैंने अम्मी को बताया कि आबी को किस तरह जराइम की दलदल में पहुंचाया गया था, जबकि वो फितरतन एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहती है। अम्मी ने कहा, बेटे, ये तुमने अच्छा किया। मैं आबी को इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो कभी माँ की कमी महसूस नहीं करेगी। मैं फोन बंद करके दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर आया। वहाँ कामरान हमारे एक आदमी के साथ बैठा हुआ था। अगली सीट पर 3 मुसल्ला आदमी थे। वो गाड़ी चलती हुई आहनी गेट के बाहर आई, फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई मुल्तान रोड पर जाने लगी। फिर बहुत आगे जाकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। उधर वीरानी थी। मैंने गाड़ी रुकवाई, फिर एक जांबाज के साथ बाहर आकर उसे समझाया कि कामरान के साथ क्या सलूक करना चाहिए। उन्होंने मेरी मर्जी के मुताबिक अमल किया। उन्होंने एक दरख्त की ऊंची सी शाख पर रस्सी लपेटकर उसका एक सिरा कामरान के बाजू से बांधा। वो एक बाजू के जरिए दरख्त से लटकने लगा। वो गिड़गिड़ा रहा था, पूछ रहा था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। उसका जो हाथ दरख्त की शाख से बंधा हुआ था, उसकी कलाई से उस अटैची को बांध दिया गया जिसमें हेरोइन के पैकेट भरे हुए थे। उसका वजन बहुत ज्यादा था। वो आजिजी से बोला, फरमान, ऐसा न करो, हम एक ही बाप की औलाद हैं, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। ये अटैची बहुत भारी है, पता नहीं मैं कब तक लटका रहूंगा, मेरी ये कलाई टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम मेरी अम्मी के भी हाथ तोड़ने वाले थे, अब तुम्हारे लोगों को तुमसे कुछ तो इबरत हासिल करनी चाहिए। उसका दूसरा हाथ खाली झूल रहा था। मैंने उस हाथ की उंगलियों को जकड़ कर कहा, तुम्हारे नाना के घुटने पर फायरिंग करके हड्डियां तोड़कर उन्हें लंगड़ा बनाया था, तुम भी एक हाथ से अपाहिज बन जाओ। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर तड़ातड़ फायरिंग की। उसकी कलाई को छलनी कर दिया। उस हाथ का पंजा कलाई से आधा अलग होकर एक तरफ लटक गया। वो बेहोश हो गया। हम गाड़ी में आकर बैठ गए। जब गाड़ी चलने लगी तो मैंने करीबी थाने फोन करके बताया कि एक शख्स मनशियात से भरे हुए बैग के साथ एक दरख्त से लटक रहा है, माल के साथ मुजरिम को भी वसूल कर लो। और मैंने उस जगह का पता बताकर फोन बंद कर दिया। फी जमाना यही देखने में आ रहा है कि माले गनीमत उसका होता है जिसके पास ताकत होती है, यानी जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। लेकिन नाज़ा को भैंस कहना सरासर ज्यादती होगी। वो ऐसी बेमिसाल हसीना थी जिसे देखकर जवानी को पसीना आ जाता। ऐसी महजबीन थी कि काशिफ अकबर जैसा बड़ा सियासतदान उसके आगे जबीन झुका रहा था। अपनी सियासी नेकनामी बरकरार रखने और उसे राजदारी से हासिल करने के लिए इगवा करवा रहा था। अगरचे वो बहुत बड़े वडेरे कमाल सौले की मगरूर बेटी थी, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, लेकिन हालात ने उसे माले गनीमत बना दिया था। काशिफ अकबर को नाज था कि वो अपनी ताकत और वसी जराए से उसे हासिल कर लेगा। नाजा को इगवा करके उसके बेडरूम में लाया जाएगा, मगर वो नाजा के लिए नाज करता ही रह गया और राजा नवाज उसके मुसल्ला गुंडों से उसको छीन कर ले गया। वो इगवा करने वाले मुसल्ला गुंडे नेशनल हाईवे के किनारे एक वैन के अंदर बेहोश पाए गए। नाजा को भी बेहोश करके ले जाया गया होगा, लेकिन कौन ले गया था ये किसी ने नहीं देखा था। काशिफ अकबर और सूबाई पार्टी के लीडर रहमान चन्ना को यकीन था कि राजा नवाज या अमीर हमजा उन गुंडों से नाजा को छीन कर ले गए हैं। तमाम मुखालिफिन ये अच्छी तरह नहीं जानते थे कि राजा नवाज और अमीर हमजा एक ही शख्स हैं या दो मुख्तलिफ हस्तियां हैं। काशिफ अकबर ने फौरन ही अपने वसी जराए से नेशनल हाईवे हैदराबाद तक नाकाबंदी करवाई। अपने जाती मीडिया सेल के जरिए अखबारात वालों तक खबर पहुंचाई कि बहरूपिया अमीर हमजा, जो बाज़ औक़ात राजा नवाज के नाम से वारदात करता है, उसने थर के एक बाइज्जत वडेरे कमाल सौले की मासूम और जवान बेटी को इगवा किया है। लाहौर के चंद अखबारात वालों ने फौरन ही फोन के जरिए काशिफ अकबर से कहा, आप जाती दुश्मनी की बिना पर अमीर हमजा को इल्जाम न दें, वो यहाँ लाहौर में है। लाहौर के कोड नंबर पर मोबाइल के जरिए अमीर हमजा से बात हो चुकी है। रहमान चन्ना ने काशिफ अकबर से कहा, फिर तो ये तस्लीम करना होगा कि राजा नवाज की अपनी एक अलग शख्सियत है, वो नाजा का दीवाना है और वही उसे ले गया है। काशिफ अकबर ने कहा, मगर कहाँ ले गया है? पुलिस और इंटेलिजेंस वाले, हमारे किराए के गुंडे और हमारी पार्टियों के सैकड़ों कारकुन उन्हें तलाश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के अतराफ तमाम बस्तियों में ढूंढा जा रहा है, कहीं तो उनका सुराग मिलना चाहिए।
रहमान चन्ना बोला, सुराग मिल जाएगा। राजा नवाज बहुत चालाक है, उसने नाजा को किसी ऐसी जगह छुपाया है जहां उसे तलाश करने वाले नहीं पहुंच पा रहे। काशिफ अकबर ने कहा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? क्या हमारे जासूस इतने ज़हीन नहीं हैं कि उस गैर मामूली जगह के बारे में सोच सकें और वहां जाकर उसे वापस ला सकें? चन्ना बोला, गैर मामूली जगह। वो दोनों अपने अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगे, लेकिन हकीकत ये थी कि राजा नवाज ने उसे ऐसी जगह फेंका था जहां कचरा फेंकते हैं। वो एक कचरे से लदे हुए बड़े से ट्रक पर बेहोश पड़ी हुई थी। दुनिया के कई ममालिक में कचरा ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों के जरिए हजारों टन कचरा शहरों से बाहर ले जाकर फेंका जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर कराची के बारे में भी यही मंसूबा बनाया गया था कि रोजाना तकरीबन 6000 टन कूड़े को शहर से बाहर वीरान मकाम पर ट्रेन के जरिए पहुंचाया जाए। लेकिन आज तक उस मखसूस कचरा ट्रेन के मंसूबे पर अमल न हो सका। बड़े बड़े कचरा ट्रकों के जरिए धाबेजी से कई किलोमीटर दूर कूड़ा करकट डंप किया जाता है। राजा नवाज ने पहले तो बेहोश नाजा को अपनी कार की पिछली सीट पर लेटा दिया था। आगे कई किलोमीटर दूर धाबेजी था, लेकिन अब उस रास्ते पर काशिफ अकबर के कुत्ते उसके पीछे आ सकते थे। वो कार को मोड़कर शहर की तरफ आया। पीछे उसके साथ ही एक गाड़ी में थे। वैसे शहर में भी खतरा था। वो बल्दिया के उस ट्रक स्टैंड पर आया जहां से कचरा ट्रक सुरजानी टाउन से 6 किलोमीटर दूर जाम चाकरो गोठ जाया करते थे। वहां 2 पहाड़ियों के दरमियान 500 एकड़ अराजी पर शहर का कचरा ले जाकर फेंका जाता था। इस कचरे को वहां जदीद मशीनों के जरिए मिट्टी में दबा दिया जाता और उसके साथ साथ दरख्त लगाने का काम भी जारी रहता ताकि वहां एक वसीओ अरीज खूबसूरत पार्क तामीर हो सके। राजा नवाज ने एक ट्रक वाले को 5000 रुपए दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे हो सकते हैं बशर्ते कि तुम कचरे में हमारा एक माल ले जाओ। ट्रक ड्राइवर ने कहा, साहब रकम कुछ बढ़ा दें, मेरी घरवाली बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए। राजा ने उसकी बात काट कर कहा, 10,000 दूंगा, तुम मेरी घरवाली को उस कचरे में ले चलो। वो राजी हो गया। इस तरह मुख्तलिफ परफ्यूम इस्तेमाल करने वाली नाजा कचरे में पहुंचा दी गई। ट्रक अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे कुछ फासला रखते हुए राजा नवाज और उसके साथियों की गाड़ी भी जाने लगी। वो इतनी देर से बेहोश थी कि अब होश आने का वक्त हो रहा था। कोई बेहोश हो तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं, खुशबू भी सुंघाई जाती है, लेकिन उसने एक जरा कसमसाते हुए बदबू महसूस की। उसकी आंखें बंद थीं। वो रफ्ता रफ्ता होश में आ रही थी, लेकिन बदबू के बायस उसने जरा जल्दी आंखें खोल दी। वो चारों शाने चित पड़ी थी, इसलिए पहले उसे आसमान दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ वो किसी गाड़ी में सफर कर रही है, लेकिन बदबू के बायस दिमाग बोझल हो रहा था। उसने दाएं तरफ सर घुमाकर देखा तो चीख पड़ी। कूड़े का ढेर दिखाई दिया। बाईं तरफ देखा तो उधर भी कूड़ा था। उसने सर को जरा सा उठाकर देखा तो पता चला जिस तरह जमीन को खोद कर कब्र बनाई जाती है, उसी तरह वो कब्र जैसी खाली जगह पर पड़ी हुई थी। आसपास ताफुन पैदा करने वाला कचरा ही कचरा था। गाड़ी की तेज रफ्तारी के बायस बहुत सा कचरा उसके बदन पर भी गिरा हुआ था। वो लिबास से गंदगी को झाड़ते हुए चीखते हुए उठने लगी, लेकिन उठने के लिए सहारे की जरूरत थी। वो जहां हाथ टेक कर उठना चाहती वहां कचरे में हाथ धंस जाते। वो मुंह के बल गंदगी पर गिरती थी, फिर थूकने और खांसने लगती। तब उसे मोबाइल फोन के बजर की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर झुकाकर देखा। उसके गिरबान के अंदर एक मोबाइल फोन धंसा हुआ था। उसने फौरन ही फोन निकाल कर बटन दबाया, फिर पूछा, हेलो, कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ रोको वरना। वो राजा नवाज की आवाज सुनाई दी, शट अप, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। चीखना चाहोगी, किसी को मदद के लिए पुकारोगी तो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। ट्रक चलाने वाले बड़े दरिंदे हैं, इस कचरे में तुम्हारा कचरा कर डालेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।